नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में राजनीतिक समीकरण बड़ी तेजी से बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन के भीतर वहां कई मोर्चे अब खुलकर सामने आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो बयान आ रहा है वो इस समय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान का आ रहा है। और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भी हैं, एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं। इस समय बिहार में उन्होंने कई कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और उसमें जिस तरीके से बिहार में अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर एनडीए के घटक दलों में बेचैनी है। सीधे तौर पर कहा है चिराग पासवान ने कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम एनडीए को भी मजबूत करेंगे। अब उसमें बहुत सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं कि जब चिराग पासवान 243 सीटों पर यानी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो किस तरीके से एनडीए को मजबूत कर रहे हैं और एनडीए की मजबूती का फिर मतलब क्या है। और दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो एनडीए के ही मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं, वो लगातार कानून व्यवस्था और शासन के मुद्दों पर घिरते नजर आ रहे हैं। न वहाँ पर जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी वहाँ जो तमाम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही बहुत सारे जो दूसरे मुद्दे हैं वो वहाँ बने ही हैं। ताज़ा तरीन मामला है, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था बुरी तरह से फेल नज़र आ रही है बिहार की। उन्होंने कई सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन पहले जिक्र करते हैं किस तरह से चिराग पासवान व एनडीए को ही घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और कैसे वो एक विकल्प के तौर पर भी खुद को वहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अमलेंदु जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं चिराग पासवान, हालांकि वो पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ भी चुके हैं और एनडीए को भी मजबूत कर रहे हैं, पैरेलल ये दोनों चीज़ें कैसे होंगी? क्या कौन सा वो समीकरण बना रहे हैं? हाँ, यही समीर जी, ये पाइथागोरस की प्रमेय जो है ये सिद्ध जो कैसे होगी, ये बड़ा जटिल प्रश्न है कि 243 सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे, उसके बाद फिर एनडीए को मजबूत भी करेंगे, फिर ये भी बता रहे हैं कि वो शेर के बच्चे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ा गया, उनके परिवार को तोड़ा गया और वो उन सबसे बदला लेंगे जिन्होंने ये सब किया। फिर बता रहे हैं बिहार के लोगों को कि आप ही अब सब जो मेरे पिता तो नहीं, आप सब मेरे पिता हैं। तो आखिरी कहना क्या चाहते हैं चिराग पासवान? ये क्या रणनीति है? ये कौन सी जो है वो गुत्थी जो उन्होंने उलझाई है जिसको सुलझाने के लिए पूरी दुनिया लगी पड़ी है कि चिराग पासवान आखिर चाहते क्या, करना क्या चाहते हैं? मोदी जी के हनुमान नहीं, ये तो समझ में आ रहा है। तो क्या ये गुत्थी भी मोदी जी ने उलझा कर दी है? ये सवाल उठा है समीर जी। चूंकि चिराग पासवान का लक्ष्य बीजेपी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना और एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी किया था और वो अपने को साबित कर दिए थे। हालांकि सीट उनको एक ही मिली थी और वो भी चले गए दूसरे गए, लेकिन चिराग पासवान ने साबित कर दिया था कि मोदी जी के वो सच्चे हनुमान हैं, चूँकि उन्होंने नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। लगभग आधी सीटों पर नीतीश कुमार आ गए और बीजेपी ऊपर चली गई। बीजेपी ऊपर चली गई तो जो जिस काम के लिए उनको सौंपी गई थी गदा, वो काम उन्होंने किया। अब यहां देखना है कि अब इस बार जो है मोदी जी ने क्या जो उनको सेवा सौंपी है कि क्या सेवा करनी है। तो क्या वो बता रहे हैं 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो 243 सीटों पर केवल नीतीश कुमार को निपटाएंगे कि साथ साथ प्रशांत किशोर को भी निपटाएंगे, किस किस को निपटाएंगे? चूंकि या इंडिया गठबंधन को कितना डेंट करेंगे? इंडिया गठबंधन को तो डेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो मतदाता अलग है, जो उनके पास मतदाता है वो अलग है, तो इंडिया गठबंधन को डेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार से निपटने के लिए बीजेपी इनका इस्तेमाल अब और खुलकर करेगी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। यानी जो पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो जो कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे, तो इसको इस तरीके से देखा जाए कि वो बीजेपी को मजबूत करेंगे, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड यही कहता है कि अगर वो सारी सीटों पर अलग होकर चुनाव लड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल बीजेपी को ही मजबूत करेंगे और जैसा उन्होंने कहा भी है पहले भी कि वो मोदी जी के हनुमान हैं, तो मोदी जी हनुमान है तो हनुमान अपनी सेवा भाव करेंगे, भक्ति भाव करेंगे। अब वो संजीवनी बूटी जो लेकर आएंगे वो किसके लिए लेकर आएंगे देखना होगा, सेवा का मामला जो है। तो अब वो हनुमान है मोदी जी के, तो जाहिर सी बात है कि वो अब लक्ष्मण वहाँ कौन है जो मूर्छित अवस्था में है, ये देखना है समीर जी। तो ये बड़ी उस अवस्था में तो नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं अमलेंदु जी, लेकिन नीतीश कुमार के लिए संजीवनी बूटी लाने की कोशिश में हो चिराग पासवान, वो तो नहीं लग रहा है। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो यहाँ हनुमान जी दूसरा काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ तो लग रहा है राम के
लिए ही हनुमान जी जो वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि हनुमान जी जो हैं वो संजीवनी बूटी लेकर आ पाते हैं पहले कि नहीं। पहली भी तो ये चूँकि 2020 से अब समीकरण दूसरे हैं, बदले हुए हैं। तो 2020 में संजीवनी बूटी जो उनको मिल गई थी राम के लिए, तो अब वो मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी ये देखना है, और मिल जाएगी तब फिर वो किसके लिए होगी ये देखना होगा। तो बहरहाल गुत्थी बहुत जो है वो सोच समझ कर उलझाई गई है समीर। बिल्कुल, गुत्थी उलझी हुई है और ये कैसे सुलझेगी ये बड़ा सवाल बना है। अक्टूबर नवंबर में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक बार सुनते भी हैं कि क्या कहा है चिराग पासवान। इरादे अपने उन्होंने जता दिए हैं और अब इन इरादों में किस तरीके से उसके भीतर जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसके क्या मायने निकल रहे हैं, क्या अर्थ निकल रहे हैं। अर्थ कुछ भी निकल रहे हो, लेकिन सबसे जो एक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अर्थ निकल रहा है वो दिख रहा है कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड, उनकी किसी भी आक्रामकता से उसी को नुकसान होता साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सुनते हैं एक बार चिराग पासवान ने वहां के रैली में क्या कहा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, और अब क्या वो दिखा रहे हैं और क्या उनके इरादे हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही एक से एक शैक्षिक संस्थान खुले। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले, यहां पे कारखाने खुले। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और योग को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला हूं। साथियों, इस संघर्ष में कई चुनौतियों का सामना किया। संभवतः भविष्य में भी कई और चुनौतियां आएंगी। इन लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया। इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना टूट जाएगा। और मुझे समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली। मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा, मुझे घर से बाहर निकाला। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। तो बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन ये कि उनके परिवार को तोड़ा गया, उनको कमज़ोर किया गया, उन पर हमले किए गए, ये सारी बातें वो कह किसके लिए रहे हैं अमलेंदु जी? परिवार टूटा, पार्टी टूटी, ये सारी चीज़ें देखा गया कि कैसे वो एनडीए से बाहर हुए, उनके चाचा एनडीए में लाए गए, फिर चाचा बाहर कर दिए गए, फिर चिराग पासवान लाए गए, तो ये सारी बातें वो कह किसके लिए रहे हैं? मुझे लगता है ये शायद मोदी जी को ही संदेश देना चाहते हैं कि हनुमान जी को संभाल लो, वरना मोदी जी की लंका जो है बीजेपी की लंका, उसी में क्या हनुमान जी आग लगाएंगे। तो अब ये देखना, अब ये साफ साफ इनको कहना चाहिए। असल में ये अभिधा में जो है ये बातें नहीं करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं चिराग पासवान। तो साफ साफ खुलकर कहें कि आखिर उनका परिवार किसने तोड़ा, पार्टी उनकी किसने तोड़ी? पार्टी तो बीजेपी ने तोड़ी। घर से बाहर उनको किसने निकाला? घर से बाहर तो बीजेपी ने निकाला। भाई सड़क पर भारत का संविधान भी पड़ा हुआ था, रामविलास पासवान का चित्र भी पड़ा हुआ था, और पार्टी तोड़ी गई, अकेले रह गए। तो ये तो बीजेपी ने किया था। तो क्या वो बीजेपी से कुछ को सबक सिखाना चाहते हैं? लेकिन जो उनके क्रियाकर्म हैं वो तो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि वो बीजेपी को सबक सिखाना नहीं चाहते हैं, वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं।
तो ये चिराग पासवान को साफ तौर पर कहना चाहिए कि उनकी पार्टी किसने तोड़ी, उनका परिवार किसने तोड़ा, उनको घर से किसने निकाला और उसके खिलाफ वो क्या काम करेंगे। और अगर वो बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं तो फिर अलग लड़ने का या एनडीए में रहकर एनडीए को मजबूत करने का, ये तो फिर ये अपनी बातों से कहा जाए उसके खिलाफ खड़े हुए चिराग पासवान नजर आते हैं। तो चिराग पासवान को जो करना है वो स्पष्ट रूप से अपना लक्ष्य निर्धारित करें, चूंकि अब संदेशों से खेती नहीं होती है राजनीति में। अब एक चीज अच्छा और है अमलेंदु जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान को भी बीजेपी ने अब आगे कर दिया हो कि अब आप ही लीड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से कि आश्वासन में रखा नीतीश कुमार को। और आप देखिए कि आश्वासन के इंतजार में कि अब घोषित करेगी एनडीए का सीएम कैंडिडेट, अब करेगी, नीतीश कुमार पॉलिटिकली बिल्कुल आउटडेटेड हो गए हैं। अब इंडिया गठबंधन में अगर वो जाने की कोशिश भी करते हैं तो शायद उनके लिए अब दरवाजे बंद ही हैं, उसको जहां तक समझा जाए। तो कहीं इस चिराग पासवान के सामने भी तो किसी आश्वासन का पासा नहीं फेंका गया है, क्योंकि जरूरत है। बीजेपी में इस समय लीडरशिप की कमी है फिलहाल जो दिखाई पड़ रही है, किसके नेतृत्व में बीजेपी वहां पर चुनाव लड़े। ऐसी स्थिति में वो चिराग पासवान को आगे करके, और स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार पर भी हमला करेंगे तो बीजेपी पर वो हमला नहीं माना जाएगा, एक दूसरा मैसेज देगा। हाँ देखिए, ये एक तो जो बीजेपी की प्लानिंग है वो ये प्लानिंग है कि नीतीश कुमार को साथ भी रखा जाए और नीतीश कुमार को नुकसान भी पहुंचाया जाए और नीतीश कुमार से फायदा भी लिया जाए। तो इसी रणनीति पर बीजेपी बिहार में काम करती हुई फिलहाल दिख रही है। अब आगे क्या करता है वो आगे का मसला है, लेकिन अभी जो है वो है, एक तो अभी नीतीश कुमार आए थे दिल्ली और बताया गया कि नीतीश कुमार जो है वो यहाँ फैसला करने आए थे कि एक तो फैसला हो ही जाए कि उनको कितनी सीटों पर लड़ना है, कितनी सीटों पर नहीं लड़ना है। मीडिया के एक बड़े हिस्से ने खबरें चलाई और वो खबरें ये चलाई कि साहब वो समझौता हो गया है सूत्रों के आधार पे और 103 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 102 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे। चिराग पासवान ने पहले तो उस मीडिया के जो चल रही थी खबरें उनकी हवा निकाली और उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई समझौता नहीं हुआ, हमारी में जानकारी में नहीं है। यानी चिराग पासवान ने दबाव बनाने की कोशिश की कि ये समझौता अगर हो भी गया है बीजेपी और नीतीश तो हम उसको मानने वाले नहीं हैं। यानी नीतीश कुमार के ऊपर दबाव और बनेगा। बीजेपी ये कह रही है कि चिराग पासवान को अगर एडजस्ट करना है तो वो नीतीश कुमार के कोटे में एडजस्ट किया जाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चिराग पासवान को एडजस्ट करना है तो बीजेपी अपने कोटे में एडजस्ट करे, हम 150 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे, ये उनका कहना है। तो 150 तो जाहिर बात है 100, 120 से 110 तक भी नीतीश आ सकते हैं, लेकिन वो दबाव बना रहे हैं 150 सीटों का। तो अब बीजेपी के सामने संकट ये है कि अगर चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है और अपने यहाँ एडजस्ट करना है तो फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना बता रहे थे विजय कुमार सिन्हा कि बीजेपी की सरकार अपने बूते पर सरकार बने, वो सपना तो अभी भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले तो सरकार बने एनडीए की और सरकार अगर एनडीए की बनेगी तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बना ले, तो ऐसा सपना जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बीजेपी के असल में सामने नहीं तो हो सकता है महाराष्ट्र जैसा स्ट्राइक रेट बीजेपी का आ जाए उसमें चुनाव में कि जितनी सीटों पर लड़े वो 1-2 छोड़ के लगभग सारी सीटें जीत जाए। हाँ तो लड़ना भी तो पड़ेगा ना फिर 150 सीटों पर। भाई 89% अगर आपको चाहिए है स्ट्राइक रेट तो 150 सीटों पर कम से कम लड़ना पड़ेगा। और अगर 150 सीटों पर लड़ेंगे ही नहीं, 103 पे ही लड़ेंगे जैसा कि खबरें चल रही थी, और उसमें भी अगर चिराग पासवान को एडजस्ट किया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो फिर कहाँ से फिर वो सपना पूरा होगा? फिर तो 100% भी आप स्ट्राइक रेट ले आइए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि चिराग पासवान को कौन के उनको जो ज़्यादा सीटें वो मांग रहे होंगे उसमें कहाँ से एडजस्टमेंट होगा, यानी बीजेपी के कोटे से होगा या जेडीयू के कोटे से होगा। जाहिर सी बात है जेडीयू शायद ही माने अब, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को उस स्तर पर ला दिया है कि बहुत सारे दबाव उस पर डाल सकती है, ऐसा पिछले काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है। लेकिन यहाँ एक और एनडीए का घटक दल है यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और इस जो ये फॉर्मूला जिसकी चर्चा अमलेंदु जी कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को तैयार किया गया है कि लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें जिसके पास थी उस सीटों के हिसाब से उसकी 6 गुना सीटें हर उसको मिलेगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ यह है कि उनको जो सीट मिली थी, एक सीट, उस पर भी वो चुनाव हार गए। उनका दावा कमज़ोर पड़ रहा है और वो भी आक्रामक हुए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मैं अगर ख़त्म हुआ तो एनडीए भी ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं चिराग पासवान को उन्हीं की सीटों के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो एक घटक दल बिखर जाएगा ही वहाँ। देखिए वो तो यहाँ तक कह गए थे कि अगर उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो एनडीए डूबेगा। ये उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा था। और अभी 8 जून को बताया जाता है कि उन्होंने एक रैली भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है
और वो साफ तौर पे जो अच्छा उन्होंने बीच में एक ट्वीट किया था, जो PMCH का मामला जो हुआ था उसमें नीतीश कुमार को टैग करते हुए एक तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी कि वहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और आपके रहते व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। हालांकि नीचे से हाथ लगाया था उन्होंने थोड़ा सा, लेकिन वो समझा जा सकता है कि उन्होंने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। तो अब उपेंद्र कुशवाहा भी एडजस्ट होना चाहते हैं और वो नीतीश के उसमें एडजस्ट होना चाहते हैं। तो अब देखना ये कि नीतीश उनको एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीश का उनके बारे में आ चुका है कि बार बार चला आता है फिर चला जाता है। इस तरीके की बातचीत जो थी वायरल हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, नीतीश कुमार की कहते उसने गए थे। तो अब उपेंद्र कुशवाहा भी एक वहाँ बड़ा फैक्टर जो है वो है। तो एनडीए इस समय बिखराव की स्थिति में वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। अगर चिराग पासवान को एडजस्ट नहीं किया जाता, जैसा कि चिराग पासवान कह रहे हैं, मतलब उनकी डिमांड है कि उनको 80 सीटों लड़ने के लिए दिया जाए। उधर जीतनराम मांझी बिल्कुल वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जितनी सीटें मिलेंगी उससे हमको दुगनी चाहिए सीटें लड़ने के लिए, क्योंकि उनके विधायक ज़्यादा हैं। चिराग पासवान का तो एक ही आया था, तो उनका दावा ज़्यादा बड़ा दावा बनता है। अब चिराग पासवान को अगर 20 सीटें मिलती हैं लड़ने के लिए समीर जी, तो 40 सीटें जीतनराम मांझी को भी लड़ने को चाहिए। 20 पे चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जिन सीटों पे दावा ठोक रहे हैं वो सीटें तमाम ऐसी हैं, बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिन पर कैंडिडेट बीजेपी के थे और जेडीयू था वहाँ नंबर 1 था और नंबर 2 जो थे वो आ गए थे चिराग पासवान। तो कई जगह जेडीयू तीसरे नंबर पे, चिराग पासवान ऊपर, चिराग पासवान ऊपर ना, कई जगह ऐसा आया। तो बहुत सी सीटें ऐसी हैं। तो ये जो जिस तरीके से उन्होंने दावा पेश किया है, तो इससे अब उनका दावा एक तरीके से मजबूत बन रहा है। तो यानी जो 2020 में वो काम कर चुके उस काम के आधार पर वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकते हैं सीट के बंटवारे में, और नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने भी तैयारी कर ली है कि अगर हमको नहीं मिलेंगी सीटें लड़ने को तो हम भी अलग लड़ेंगे। तो अगर सब 243 सीटों पर लड़ेंगे तो बिहार में कितने गठबंधन चुनाव लड़ेंगे समीर जी, और कितनी पार्टियां बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो ये देखना होगा। और जो रैली अभी सुनते हैं क्या कहा है चिराग पासवान ने, वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो एनडीए के साथ बंधे ही रहे। अगर वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर सकते हैं तो उनके लिए दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं। कैबिनेट मंत्री होते हुए भी, एनडीए की सरकार में रहते हुए भी, एनडीए का घटक दल होते हुए भी अगर वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कहा चिराग पासवान ने। लेकिन चिराग पासवान के तेवरों के बाद एक बार फिर बिहार में एनडीए के सामने बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता अब है, मेरी माँ अब है, मेरे भाई अब है, मेरी बहन अब है, मेरा परिवार अब है। और अब ये फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सराखों पर। यह वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग जो चाहेंगे चिराग पासवान वो ही करेगा। पर हां, ये वादा जरूर करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए करूंगा, सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए करूंगा। तो ये बिहार की अस्मिता और बिहार सरकार पर सवाल उठाना, उससे पहले जो हमने सुना उसमें सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का पलायन रोका जाएगा। भाई लंबे समय से तो आप ही का गठबंधन सत्ता में है, नीतीश कुमार उस गठबंधन के नेता हैं वहाँ पर बिहार में, उनकी सरकार है। तो ये सारी चुनौती आप दे किसको रहे हैं, और जो सवाल उठा रहे हैं किस पर उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल समीर जी, आपने वाजिब सवाल उठाया कि भाई 20 साल से आपकी सरकार है, अगर पलायन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि अकेले नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी भी उसमें शामिल है जी। और बीजेपी के मंत्री ज़्यादा हैं जेडीयू से। तो अगर बिहार में कुशासन है, बिहार में अगर पलायन है, बिहार में अगर बेरोजगारी है, तो इसके लिए अकेले नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है, नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार हैं इसके लिए।
और अटल बिहारी वाजपेयी भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, चूंकि उन्होंने बनवाया था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, तो दोनों जिम्मेदार इसके लिए हैं, यानी बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। तो चिराग पासवान आखिर ये हमला किस पर कर रहे हैं, ये चिराग पासवान को बताना चाहिए, क्योंकि भाई बिहार में डबल इंजन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार या आरजेडी की सरकार तो है नहीं 20 साल से, तो 20 साल से पलायन, या इसका मतलब ये है कि आप जो कांग्रेस ने अभी वहाँ रोजगार तो पलायन यात्रा निकाली, क्या आप उस मुद्दे का समर्थन करते हुए नजर आते हैं? यानी विपक्ष का जो मुद्दा है आप उसी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि बिहार में पलायन हो रहा है, बिहार में विकास नहीं हो रहा है, तो जो विकास पुरुष जो अब तक बताए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से 20 सालों से, और सुशासन बाबू जो बताए जा रहे थे, तो बीजेपी झूठ बोल रही थी। तो क्या चिराग पासवान ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी झूठी पार्टी है, झूठ बोलती है, बिहार में ना विकास है, ना विकास में बिहार में सुशासन है? तो चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए कि बीजेपी के लिए वो क्या कहना चाहते हैं, क्या ये सारी बातें बीजेपी के लिए कहना है चिराग पासवान? बिल्कुल, इसमें क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो सीधे तौर पर बीजेपी को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो उनका एक राजनीतिक समीकरण दिखाई पड़ रहा है, वो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश में है, और अगर ये दबाव नहीं स्वीकार किया जाता एनडीए में तो शायद वो एनडीए से बगावत भी कर सकते हैं और अलग चुनाव लड़ने की, अकेले चुनाव लड़ने की तो बाकायदा घोषणा ही कर चुके हैं। और इधर नीतीश कुमार की सरकार जिस तरह से तमाम मोर्चों पर विपक्ष के निशाने पर है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार भी बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। भले ही यहां पर विपक्ष ये कह रहा हो, अभी तक ये कहा जा रहा है कि सरकार पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है और जो जिम्मेदारी होगी वो नीतीश कुमार की होगी। आज सुबह एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है और राज्य की कानून व्यवस्था पर जबरदस्त सवाल उठाए हैं। लालू यादव ने लिखा है कि नीतीश बतावें कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते पहचानते व समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं? 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं, 65,000। ये अपने जिस अंदाज में बोलते हैं लालू यादव, उसी अंदाज में उनके ट्वीट्स भी होते हैं। ये लिख रहे हैं वो, नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। और इसको ये उन्होंने कहा है, और ये जो आंकड़े दिए हैं बहुत हैरान करने वाले आंकड़े हैं, और ये सवाल पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सुशासन और एक तरीके से कहा जाए कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उसका भी पोल खुलती रहती है। कानून व्यवस्था पर बुरी तरीके से घिरी हुई सरकार है, और सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी गैर एनडीए राज्यों को हर समय घेरती रहती है, बिहार पर कभी कुछ नहीं बोलती। नहीं समझिए, बिहार पर नहीं बोलती है। दूसरा ये कि जो गैर एनडीए शासित राज्यों पर हमला करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपराध के मामले जो हैं वो एनडीए शासित राज्यों के ही हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सारे एनडीए शासित राज्य ही हैं जी। चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, चाहे हत्याओं का मामला हो, चाहे बच्चों पर अत्याचार का मामला हो, किसी पर भी चाहे दलितों पर अत्याचार का मामला हो, सब में टॉप पर बीजेपी शासित राज्य या एनडीए शासित राज्य ही हैं। ये है। लेकिन इन्होंने लालू प्रसाद यादव ने जो आंकड़ा पेश किया समीर जी, वो बहुत खतरनाक और बहुत खौफनाक जो है वो चेहरा बिहार का जाहिर करता है। 65,000 लोगों की जान जाना, ये एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या है, और ये कोई हवाई आंकड़े नहीं है, तो ये सरकारी आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो नीतीश कुमार के शासनकाल में अगर इतनी समीर जी, यानी 65,000 अगर हत्याएं हो जाती हैं, आप समझ लीजिए एक छोटा मोटा शहर जो होता है, कस्बा जो होता है, उसकी आबादी इतनी होती है। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा जो है बिहार के अंदर जो है अपराध चल रहा है। और लगातार समीर जी खूब वीडियोस वायरल होते हैं कि किस तरीके से कि बीजेपी का कोई नेता है या कोई जेडीयू का नेता है, वो किस तरीके से खुले में फायरिंग करता हुआ चला जा रहा है। इस तरीके के तमाम जो है वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए। और जिस पुलिस की बात कर रहे हैं समीर जी, अभी तो सूचनाएं ये भी आई, खबरें ये भी आई कि पुलिस के ही कई लोग जो थे वो अपराधियों ने उनकी जान ले ली। तो यानी पुलिस भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। तो और ये पुलिस सुरक्षित कब नहीं होती है समीर जी? पुलिस सुरक्षित तब नहीं होती है जब सरकार में बैठे हुए लोगों का संरक्षण जो है वो अपराधियों को मिलता है, और अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद होते हैं कि सरकार में बैठे लोग उनको बचाएंगे, तब पुलिस जो है वो
लाचार हो जाती है और अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। तो यानी बिहार में स्थिति ये बन चुकी है कि पुलिस वहाँ जो है वो अपराधियों के सामने एक तरीके से कहा जाए आत्मसमर्पण कर चुकी है। ये लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट से समझा जा सकता है, यही प्रतिध्वनि उनकी उससे निकल रही है। जी बिल्कुल, और पिछले कई दिनों से लगातार वहाँ से अपराध की घटनाएं, इस तरह से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाएं लगातार हो रही हैं बिहार में, और इन सब मुद्दों पर बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है नीतीश कुमार सरकार और खुद नीतीश कुमार के इन सारे सवालों पर कोई जवाब भी नहीं आते हैं। ये अलग बात है कि कैसे उनको बीजेपी एनडीए का उम्मीदवार घोषित करे मुख्यमंत्री का, इसके लिए वो दिल्ली से पटना तक चक्कर लगाते रहते हैं। पिछले दिनों जब राहुल गांधी बिहार में थे, वहां गया और नालंदा में अचानक अपने 2 मंत्रियों के साथ आए और यहां कई बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बैठकें हुई, बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक उनको साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर एनडीए का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, और जो खबरें मिल रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारी मिल रही है कि शायद ही उनको बनाया जाए। अब देखना है क्या होता है, लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर भी एनडीए के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, क्योंकि केवल जेडीयू और बीजेपी के बीच ही नहीं, बल्कि जो 2 और घटक दल हैं 3, यानी एलजेपी और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके बीच में भी उनकी भी जो मांग है वो इन बड़ी पार्टियों के लिए आसान नहीं है उनको स्वीकार करना, और न ही उनको छोड़ देना इतना आसान होगा अमलेंदु जी, क्योंकि जीतन राम मांझी की भी अपनी एक उपयोगिता है, उपेंद्र कुशवाहा की भी है, और बीजेपी को इन सभी लोगों के वोटों का समर्थन मिलता है। हाँ बिल्कुल, इन सभी का समर्थन मिलता है, और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो तो लवकुश जो वहाँ कॉम्बिनेशन जो नीतीश कुमार का है उसमें आते हैं, और एक बड़े आधारभूत स्तंभ उसके कहे जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार, मुझे लगता है नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान और मांझी को अपने कोटे में एडजस्ट करेंगे ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये मुझे लगता है कि गठबंधन टूटेगा, इसी में टूटेगा। और अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ जाते हैं, जीतन राम मांझी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, चिराग पासवान भी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, अलग होते हैं, तो बड़ा दिलचस्प चुनाव बिहार का हो जाएगा समीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, गठबंधन की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, और वहां पर किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इन सब को लेकर वहां पर बहुत राजनीतिक जो एक एंगेजमेंट है लोगों की, वो बढ़ती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहां राजनीतिक पार्टियां अपनी तरह से खास तौर पर एनडीए में जबरदस्त एक दूसरे पर दबाव डालती दिखाई पड़ रही हैं। और इधर केंद्र सरकार तमाम दूसरे मोर्चों पर घिरी नजर आ रही है। एक बड़ा सवाल आज उठाया है, हालांकि सवाल पहले भी उठा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि जल्दी से जल्दी डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराया जाए। डिप्टी स्पीकर बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है संविधान में, स्पीकर के बाद उसका स्थान होता है, स्पीकर की अनुपस्थिति में उसके सारे काम करता है। और अभी तक पिछली लोकसभा में भी किसी डिप्टी स्पीकर को नहीं उसका चुनाव किया गया, और 1 साल बीत गया है इस लोकसभा में भी, माफ कीजिएगा, स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा है और मांग की है कि तत्काल डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराया जाए। ये सब वही मुद्दे हैं जिन पर सरकार पर, बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि कैसे वो संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त कर रही है और संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, संविधान को अपने हिसाब से चला रही है। ऐसा लगता है अमलेंदु जी जैसे बीजेपी को लगता, जरूरत ही नहीं महसूस होती कि डिप्टी स्पीकर भी होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति का पद नहीं होता तो शायद वो ये क्या, माफ कीजिएगा, इसमें उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति का बाध्यता नहीं होती, तो इनका भी नहीं चुनाव, हाँ उपसभापति का भी चुनाव नहीं होता। तो आखिर ये क्यों नहीं हुआ है? सवाल कई बार उठे हैं, लेकिन अब इसको लेकर मुझे लग रहा है कि एक बड़ा कैंपेन फिर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरेगी। देखिए समीर जी, एक तो बीजेपी इसलिए भी नहीं चाहती है उपाध्यक्ष का पद, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सारे काम बखूबी कर रहे हैं बीजेपी के। तो एक कार्यकर्ता की तरीके से जो मतलब निष्ठावान कार्यकर्ता होना चाहिए पार्टी का, उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष का काम भले ही कम करते हों, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता बीजेपी की तरीके से वो पूरे तरीके से करते हुए पाए जाते हैं। इस पर वो मानहानि भी का नोटिस भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो देश देख रहा है उसको अच्छी तरीके से। बीजेपी असल में इसलिए नहीं चाहती समीर जी कि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब टूटा, शिवसेना को तोड़ा गया, तो उस समय स्पीकर नहीं था और डिप्टी स्पीकर थे, और डिप्टी स्पीकर जो थे वो
एनसीपी के थे। जी हाँ। और डिप्टी स्पीकर ने तुरंत नोटिस जो था वो इशू कर दिया इनको उपस्थित होने के लिए, एकनाथ शिंदे फ्रैक्शंस को। तो ये समझ में आया कि अगर विपक्ष का वहाँ होगा उपाध्यक्ष तो सरकार को अपनी मनमर्जी करने में दिक्कत आएगी। जो परिस्थितियां समीर जी महाराष्ट्र की थी, लगभग वैसी परिस्थितियां इस समय केंद्र में है, क्योंकि मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार है, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। और जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाएं ये हैं कि नीतीश कुमार को अगर बीजेपी धक्का देती है और नीतीश कुमार को अलग लड़ते हैं, या नीतीश कुमार चुनाव में साथ भी लड़ते हैं और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तो नीतीश कुमार फिर बीजेपी से अलग होंगे और अपने सांसदों को भी लेकर अलग होंगे। उस समय बीजेपी उनके सांसदों में तोड़फोड़ करना चाहेगी, यही चिराग पासवान के साथ होगा। तो बीजेपी इसलिए नहीं चाहती है कि कोई उपाध्यक्ष हो, ताकि वो उसका भी उस निर्णय में कोई भागीदारी हो। तो ये एक तरीके से, तो अब बहुत सी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में फिर जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहले आएगा कि पहले इसको कीजिए, बाद में जो है वो इसका फैसला होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए और विपक्ष का लोकसभा स्पीकर हो तो बीजेपी ऐसी स्थिति में कैसे तोड़फोड़ करेगी। तो ये कुल मिलाकर एक गणित है बीजेपी का कि हमको लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाना ही नहीं है, ताकि कल को ये परिस्थितियां पैदा हो तो इस तरीके का खेल जो है वो विपक्ष के हाथों में मतलब ना जाने पाए और खेल बीजेपी के ही हाथ में रहे, ताकि लोकसभा स्पीकर जो है वही काम कर सकें। और ये जो है वो देखा, चूंकि अगर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तो फिर पहले दूसरा स्पीकर चुना जाएगा, तो बहुत सारी उसमें चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मतलब आगे की सोचकर चल रहे हैं मोदी जी की 2029 से पहले जो है वो कुर्सी से रुखसत ना होना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें सोचकर, और इस समय चूंकि अल्पमत में है सरकार भारतीय जनता पार्टी और वो सहयोगियों की बदौलत चल रही है, तो ये सहयोगी कब किसी मुद्दे पर नाराज होकर साथ छोड़ दे, और उस समय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार देखते हैं क्या लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इस पत्र में। वो लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है उन्होंने कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मेरा पत्र, जिसमें बिना किसी देरी के लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। पहली से 16वीं लोकसभा तक प्रत्येक सदन में एक उपाध्यक्ष रहा है। मोटे तौर पर मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों में से उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना एक सुस्थापित परंपरा रही है। हालांकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ये पद लगातार 2 लोकसभा कार्यकालों के लिए रिक्त रहा है। 17वीं लोकसभा के दौरान कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया था और ये चिंताजनक मिसाल मौजूदा 18वीं लोकसभा में भी जारी है। ये भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है और संविधान के सुविचारित प्रावधानों का भी उल्लंघन है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में और फिर 95 में, 93 में लोग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, और 95 में डिप्टी स्पीकर के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा है। कोई समय सीमा नहीं तय की गई है, लेकिन लिखा हुआ है कि जल्दी से जल्दी इन दोनों पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि सदन का संचालन करने के लिए वो जरूरी होता है। लेकिन पूरा कार्यकाल बीत गया पिछली लोकसभा का, और इस लोकसभा का भी 1 साल का कार्यकाल बीत गया, डिप्टी स्पीकर के पद पर चुनाव ही नहीं हुआ। अजीब सी बात है। मतलब ये संवैधानिक प्रावधानों का किस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पद खाली है जी, और लोकसभा स्पीकर का पद खाली है। कितना महत्वपूर्ण पद है, और वो पद खाली है डिप्टी स्पीकर का, लोकसभा उपाध्यक्ष का वो पद खाली है, और ये बड़ी एक बात है। और जैसा आपने कहा कि वहाँ अगर बाध्यता ना होती राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव कराना, तो वो भी नहीं कराया जाता। हालांकि वहाँ उनके मन के ही हैं राज्यसभा के उपसभापति जी, और जिस तरीके से उन्होंने कृषि बिल पास कराए थे वो तो बहुत अद्वितीय था। मतलब भूतो न भविष्यति, इस तरीके से तो आगे आने वाला, मतलब मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब से ज़्यादा राष्ट्रपति पद के जो दावेदार जो हैं वो हरिवंश जी को होना चाहिए। तो ये जिस तरीके से उन्होंने निष्ठा निभाई और वो बिल जो थे पास कराए थे, उसको देखते हो भी सकते हैं कुछ आश्चर्यजनक नहीं हो भी सकते हैं। महीन आदमी है हरिवंश जी, महीन आदमी। हम लोग तो पत्रकारिता के समय से सब जानते हैं उनको, महीन आदमी है, तो वो महीन आदमी हो भी सकता है। और धनखड़ साहब का कंपटीशन उनसे ही चल रहा हो, कुछ ये भी हो सकता है। तो बहरहाल ये तो उनकी अंदरूनी चीज़ें, किसका कंपटीशन किससे चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर समीर जी जो स्थितियाँ हैं वो इस डेमोक्रेसी के लिए कम से कम अच्छी नहीं हैं, और लोकतंत्र के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं कही जा सकती हैं। जो कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, वाकई लोकतंत्र खतरे में है। ये सिर्फ जुमला नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है, वाकई लोकतंत्र के ऊपर खतरे मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं हो रहा है। पिछला पूरा का पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया लोकसभा का, और ये कार्यकाल भी 1 साल बीत चुका है, नहीं हो रहा है। लेकिन इसको लेकर अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और मांग की है कि तत्काल तुरंत इसको किया जाए। परंपरा रही है चूंकि कि आमतौर पर स्पीकर सत्ता पक्ष का होता है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होता है, विपक्ष, और दोनों पर आम सहमति से चुनाव होते हैं। तो ये एक बहुत शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये स्थिति उसके अनुकूल नहीं होगी, लेकिन संविधान में दी गई व्यवस्था का तो अनुपालन करना ज़रूरी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पदों पर ज़रूरत नहीं होगी ऐसे कि उसको नहीं नियुक्त करना है क्योंकि वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, तो फिर क्या उसकी नियुक्ति नहीं होगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ करने, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करने के जो आरोप बीजेपी पर लगते हैं, उनमें उसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि कैसे डिप्टी स्पीकर के पद को खाली रखा गया है और सांस तक नहीं ली जा रही है कि हाँ डिप्टी स्पीकर का पद भरा भी जाएगा या नहीं भरा जाएगा। लेकिन अब सवाल उठाया है, घिरी है सरकार बहुत सारे मुद्दों पर। सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, और एक बार फिर अमलेंदु जी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। अमेरिका में जो ताज़ा तरीन घटनाएं हो रही हैं और वहाँ पर कुछ भारतीय समुदाय के छात्रों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि सरकार क्या कर रही है, इन सब घटनाओं पर वो आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा रही है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक जो उसका एक्स हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है कि अमेरिका के एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र को ज़मीन पर पटका गया, उसके हाथ पैर बांधकर वापस भारत भेज दिया गया। अमेरिका में लगातार भारतीय नागरिकों को अपमानित किया जा रहा है, हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं और नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी सरकार भारतीयों के सम्मान की रक्षा करने में विफल साबित हुई है। हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप प्रशासन से भारतीयों के अपमान को लेकर बात करनी चाहिए। ये वक्त सरेंडर का नहीं, ये वक्त अपनों के साथ खड़े होने का है। ये फिर से वो नरेंद्र और सरेंडर वाली बातें आ गई कि आप सरेंडर क्यों, ये इतनी गंभीर घटना हो रही है और आप उस पर आपत्ति नहीं दर्ज करा रहे हैं, सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आपत्ति तो उस पर भी नहीं दर्ज कराई गई थी जब बड़ी संख्या में वहाँ पर अप्रवासी भारतीयों को लेकर यहाँ कितनी बेइज्जती के साथ यहाँ पर भेजा गया था अमेरिका से। हाँ बिल्कुल समीर जी, असल में 2 घटनाएं हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है। और जो कांग्रेस का ये ट्वीट है, इस मसले को उठाया है, तमाम लोगों ने इसको उठाया, कांग्रेस ने उठाया है, जयराम रमेश ने उठाया, और भी लोग इसको उठा रहे हैं। मसला ये है कि कुणाल जल नाम के एक व्यवसायी हैं, वो अमेरिका में थे, उन्होंने एयरपोर्ट पर देखा कि एक भारतीय छात्र को ज़मीन पर पटका जा रहा है और उसको हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं और मतलब उसको डिपोर्ट किया जाना है। और वो कह रहा है कि आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूँ। ये कहते हुए वो काफ़ी विभत्स है, वो वीडियो उसको हम लोग चला नहीं सकते हैं तो, लेकिन ये उसको चलाया गया। और ये जो भेजे जा रहे हैं वहाँ से अमेरिका से, इसको लेकर है। अब वहाँ एक जो लॉस एंजलिस है समीर जी, वहाँ इनकी डोनाल्ड ट्रंप की वो रेड जो है वो चल रही है, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालने की, बाहर निकालने की। और वहाँ के गवर्नर जो वो अड़ गए हैं कि आप हमारे राज्य से नहीं निकाल सकते और आपका ये आदेश है, मुश्किल FIR दर्ज कराएंगे। अब ट्रंप ने किया क्या है, अपने नेशनल गार्ड्स वहाँ भेज दिए हैं, जो गार्ड्स भेज दिए, मरीन वहाँ तैनात कर दिए, 700 मरीन तैनात कर दिए और 2000 नेशनल गार्ड्स पहले भेज दिए और 2000 नेशनल गार्ड्स और भेजे जा रहे हैं। यानी अब वहाँ से जो निकाले जाएंगे प्रवासी जो हैं, उनमें भारतीय भी होंगे, उनको आप समझिए कितने बुरी तरीके से भेजा जाएगा। ये अब अगर नरेंद्र मोदी ये बात, भाई डोनाल्ड ट्रंप अगर 11 बार या 12 बार कह रहा है कि भाई उसने सीज फायर कराया, तो आप भी अड़ जाइए ना कि हमने तुम्हारे कहने से अगर सीज फायर कर लिया तो हमारे नागरिकों के साथ तो अपमान मत करो, उनका तो अपमान मत करो। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है इस पर कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ना इस मसले पर, और ना जो है वो बार जो सीज फायर करने की बात कहा ट्रंप ने उस पर। तो नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। ट्रंप के सामने इतना 78 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री कभी कमजोर साबित नहीं हुआ था समीर जी। जी बिल्कुल, और ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरकार इस तरह से व्यवहार कर रही है और कोई आपत्ति नहीं जता रही है। वो देश के साथ, यहाँ के लोगों के साथ किस तरीके से विभत्स तरीके से वहाँ की सरकार पेश आ रही है, और भारत की पूरी संप्रभुता पर वो एक हमला बोल रहे हैं कि उन्होंने एक मध्यस्थता कराई, व्यापार का डर दिखाया, और
सीज फायर के लिए तैयार कर लिया भारत को, उस पर भी भारत सरकार खामोश है, चुप है, प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आ रहा है। मणिपुर पर यह खामोशी जारी है और मणिपुर में अमलेंदु जी फिर किस तरीके से वहां पर हिंसा भड़क गई है। भागे भागे आए हैं वहां के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, और यहां पर वो करने की मणिपुर को कैसे संभाला जाए। यानी राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद वहां के हालात जैसे के तैसे हैं, लेकिन केंद्र की ओर से उसकी सुध लेने की कोशिश ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, केंद्र की तरफ से उनकी सुध लेने की कोशिश नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री खुद जाने का एक भी बार मौका नहीं निकाल पाए हैं मणिपुर। अभी तक अमेरिका हो आए हैं और अब जा रहे हैं कनाडा, लेकिन मणिपुर जाने का जो है वो उनको समय नहीं मिला है। पुंछ जाने का भी समय नहीं मिला है, पहलगाम जाने का भी समय नहीं मिला है। बहुत व्यस्त हैं प्रधानमंत्री, 18 घंटे चुनाव प्रचार करते हैं तो समय नहीं मिल पाता है जाने का। लेकिन जब चुनाव प्रचार की बात है तो ठीक है, आप चुनाव प्रचार करते रहते हैं, आप करते रहिए, लेकिन देश का काम आखिर आप कब करेंगे? सवाल तो प्रधानमंत्री से है ना कि आपको चुनाव प्रचार के लिए देश ने प्रधानमंत्री चुना नहीं था, आपको चुना था कि आप देश का काम करेंगे, तो देश का काम आखिर प्रधानमंत्री कब करेंगे? ये बड़ा एक सवाल है समीर जी, और ये इस पे आ रहा है। और इधर एक समीर जी एक रिपोर्ट आई है BBC की, और वो आई है महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर, और उस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए हैं और उसको साझा किया है कांग्रेस ने। बिल्कुल, कांग्रेस ने साझा। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसमें कि कुंभ में कितने लोगों की जान गई थी, हालांकि ये संख्या भी इससे कहीं ज़्यादा बताई जा रही है, जो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सामने नहीं आई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है वो उसमें लिख रहे हैं कि कुंभ भगदड़ में यूपी की बीजेपी सरकार ने 37 लोगों की मौत की बात कही थी, जबकि BBC की पड़ताल में 82 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। BBC को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल देकर कुंभ से हटा दिया गया और मृतकों की गिनती में शामिल नहीं किया गया। सवाल है, बीजेपी सरकार कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या छिपाने में क्यों लगी रही? लोगों की मौत से ज्यादा बीजेपी सरकार को अपनी छवि की क्यों पड़ी थी? BBC की रिपोर्ट सरकार की संवेदनहीनता को बताती है, जहां लोगों की जान की कीमत लगाई जा रही है और अपनी खोखली छवि बचाई जा रही है। शर्मनाक, ये लिखा है, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। और इसको लेकर सरकार पर उसी समय ये सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनी जा रही थी। बहुत से लोग ऐसे सामने आए जो अपने परिजनों को ढूंढते रहे, आज तक वो ढूंढ रहे हैं। मुआवजे की बात कही गई, मुआवजा किसको दिया गया? लेकिन ये और हैरान करने वाली बात है कि कैश में उनको 5 लाख रुपए देकर, ताकि वो चुप रहे। और अमलेंदु जी, ऐसी खबरें भी आई कि बहुत सारे लोग जो अपने परिजनों को, उनको बहुत डरा धमका कर उनके साथ पेश आया गया और उनको चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। हाँ बिल्कुल समझिए, ऐसी बहुत सारी खबरें आई कि वो किस तरीके से उनको मजबूर किया गया। और एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि ये जो मजबूरी जो थी वो, भाई आदमी अपना परिजन उसका खोया है, और हर आदमी समीर जी प्रशासन से नहीं लड़ सकता। और जब सीने पे बंदूकें तनी हो, और हम लोगों ने देखा है वो गुजरात का एक वीडियो किस तरीके से वायरल हो रहा है कि एक अस्पताल में जो है एक डॉक्टर ना होने की वजह से एक व्यक्ति जो है उसका परिजन चला गया, उसकी जान चली गई और पुलिस उसको थपड़ाया रही है वहीं अस्पताल में। तो ऐसे में आदमी किस तरीके से निपटे? भाई प्रशासन से लड़ना हर एक के बस की बात नहीं है, नहीं लड़ सकते, हम आप भी नहीं लड़ सकते। तो ये जो चीज़ें वहाँ हुई, तो अब और जिस तरीके से वहाँ खबरें दबाई गई, मतलब प्रशासन वहाँ साफ तौर पर कह रहा है ये खबरें फर्जी हैं, कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह की खबरें कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो उसी समय जो है दे रहे हैं श्रद्धांजलि, कि भाई जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हुई, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, और ये एक गंभीर मसला है। कांग्रेस ने इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया है समीर जी। बिल्कुल, ये कुंभ के मुद्दे पर कि वहाँ जितने लोगों की जान गई, और अभी देखा हम लोगों ने कि जब कुंभ की ये घटना हुई थी उस वक्त अमावस्या के दिन बड़ा वहाँ पर जो एक महाकुंभ मेला था जिसको इतना प्रचारित किया गया था, उसमें पहले ही जो प्रमुख स्नान था उसी में ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी भगदड़ की वजह से, जिसको संभाल नहीं पाया प्रशासन। लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए जिन लोगों की जान गई, जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे, उन सब को छिपाने की कोशिश की गई। और बहुत सारे लोगों के, यहाँ तक कि मीडिया वालों के भी मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए, जिन लोगों ने तस्वीरें कैद की थी। बहुत सारे ये आरोप लगे। लेकिन
कुछ दिन पहले जब कर्नाटक की ये घटना हुई तो आपने देखा अमलेंदु जी कैसे बीजेपी के सरकार के लोगों के ट्वीट्स आ रहे थे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यानी वहाँ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं था, वो अपने आप हो गई, वो दैवीय घटना थी और इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। जबकि यहाँ तुरंत कार्रवाई की गई और पुलिस कमिश्नर को हटाया गया। कुंभ में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, यानी कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं मानी गई कि किसी की जिम्मेदारी भी थी। किसी की जिम्मेदारी नहीं तय की गई समीर जी, और पूरा शासन प्रशासन सब जो है उसको बचाने में लगे रहे। मुख्यमंत्री की बातें हम लोगों ने सुनी थी, बहुत देर में जाकर मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था कि कुछ हुआ है, और शाम को जाकर जब रात की घटना है, और जबकि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सब जो थे वो इसको लेकर अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित कर चुके थे। इसको लेकर बहुत सारे सवाल जो थे समीर जी वो उठे थे। और अखिलेश यादव ने भी, कांग्रेस के बाद अखिलेश यादव ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं उस रिपोर्ट पर, जिसमें यह कहा गया है कि कैसे मृतकों की संख्या छिपाई गई है और बहुत सारे परिजन जिनके लोगों ने जिनके अपनों ने जान गंवाई वो आज भी परेशान हो रहे हैं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82, सब देखें सुने जाने समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। बीजेपी आत्म मंथन करे और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थक भी कि लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं। लंबा चौड़ा इनका ट्वीट है और ये लिखते हैं कि इसी रिपोर्ट का ये जिक्र कर रहे हैं कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नगद दी गई वो कैश क्यों दी गई, यही जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो कैश आया कहाँ से, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में, नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहाँ है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई, और साथ ही यह भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। ये रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में हुई मृत्युओं और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोंगे और मुखौटे को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने और उस रिपोर्ट के आधार पर बताया है और लिख भी रहे हैं, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे सत्य उजागर होने बाकी है। ये तो एक उसकी वानगी भर है। हाँ बिल्कुल समझिए, ये तो उसकी एक वानगी भर है, बहुत से सत्य उजागर होने हैं और ये सत्य जो जब जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, बीजेपी का चेहरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनकाब होता चला जा रहा है। और समीर जी, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले लोकतंत्र पर खतरे की बात कर रहे थे और लोकतंत्र का खतरा है, हमने कहा था कि वाकई में लोकतंत्र पर खतरा है, जुमला नहीं है। और ये साबित हो गया है आंध्र प्रदेश में, जहां एनडीए की सरकार है, बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। एक साक्षी तेलुगु देशम पार्टी, जिनकी बदौलत केंद्र सरकार भी चल रही है, केंद्र सरकार चल रही है, वहाँ तेलुगु देशम पार्टी है जिसकी सरकार है, चंद्रबाबू नायडू जिसके मुख्यमंत्री हैं। एक साक्षी टीवी है आंध्रा में, स्थानीय अच्छा टीवी वहाँ का समझा जाता है। वहाँ एक टीवी डिबेट में कुछ हुआ, उस टीवी डिबेट में किसी एक पैनलिस्ट ने कुछ टिप्पणी की, उसके विरोध में साक्षी टीवी के दफ्तर पर लाठी पत्थर डंडों से और अंडों से तोड़फोड़ की गई। ये है साक्षी पोस्ट, जो एक अखबार है उन्हीं का, साक्षी का, वो लिख रहा है समीर जी। और वो क्या लिख रहा है, ये कि प्रेस की स्वतंत्रता पर स्पष्ट हमला करते हुए टीडीपी सदस्यों ने साक्षी की बहस में एक अतिथि द्वारा की गई टिप्पणियों के विरोध की आड़ में विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, तिरुपति, कडप्पा और श्रीकाकुलम में साक्षी मीडिया कार्यालयों पर समन्वित हड़ताल की। लाठी डंडों से लैस टीडीपी सदस्यों की भीड़ ने कई शहरों में साक्षी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की। कुछ जगहों पर उन्होंने साइनेज हटाने की कोशिश की, जबकि अन्य जगहों पर उन्होंने इमारतों पर अंडे और पत्थर फेंके। रेनीगुंटा में हमले से काफ़ी नुकसान हुआ और अनंतपुर में प्रदर्शनकारियों ने साक्षी के दफ्तर के बाहर धरना दिया। हिंसा की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार और साक्षी के एंकर कोम्मीनेनी श्रीनिवास राव की विवादास्पद गिरफ्तारी के बाद हुई, यानी एंकर की गिरफ्तारी भी हो गई। कोम्मीनेनी को हैदराबाद में उनके घर से बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के सादे कपड़ों में पुलिस ने हिरासत में लिया। ये इसका है, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, हमने उसका एक हिस्सा जो पढ़कर समीर जी सिर्फ सुनाया और आखिर में जो क्या कहना है इसको भी आप जी। अब इसी रिपोर्ट के आखिर में लिखा हुआ है कि टीडीपी सरकार राज्य में बढ़ते संकटों से जनता का ध्यान हटाने के प्रयास में ध्यान भटकाने वाली राजनीति का सहारा लेने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही है। राजनीतिक नेताओं ने साक्षी मीडिया को निशाना बनाने के लिए
सरकार की निंदा की है, जो 2 बड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग में सबसे आगे रहा है। श्री सत्य साई जिले में टीडीपी सदस्यों द्वारा सामूहिक बलात्कार और अनंतपुर में इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष की छात्रा की संदिग्ध हत्या। यानी वही चीज है कि आप रिपोर्टिंग अगर वो करेंगे जिससे सरकार की छवि खराब हो रही होगी, तो कैसे आपके साथ किया जाएगा, धमकाया जाएगा, नहीं आप मानेंगे तो इस तरीके से तोड़फोड़ की जाएगी। अभी जो बात हम लोग कुंभ की चर्चा कर रहे थे, कैसे वहां पर खबरों को दबाने की कोशिश की गई, और एक उसका उदाहरण ये भी है कि टीडीपी के लोग कैसे वहां पर अखबार के दफ्तर पर ही हमला कर रहे हैं। टीडीपी के लोग वहां अखबार पर दफ्तर कर रहे हैं, और जिन पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है समीर जी, वो 70 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार हैं कोमिनेनी श्रीनिवास राव, और वाईआरसीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी जो हैं, उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि 70 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव को उन टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार करना जो उन्होंने की ही नहीं, व्यक्तिगत प्रतिशोध की पराकाष्ठा और बदले की जहरीली संस्कृति को दर्शाता है, जिसे चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ावा दिया है। ये उनका कहना है, और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, कानून और न्याय को कुचला जा रहा है, नागरिकों, लोकतंत्रवादियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को दर में ढकेला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पिछले 1 साल से दमनकारी और अन्यायपूर्ण प्रशासन चला रहे हैं। जगनमोहन ने दावा किया कि लोगों की ओर से किसी को भी अपनी आवाज़ उठाने की अनुमति दिए बिना वह सत्ता के अत्यधिक दुरुपयोग के माध्यम से असहमति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कुशासन, छल, भ्रष्टाचार और विफलताओं की आलोचना को चुप करा रहे हैं। ये जगनमोहन रेड्डी की प्रतिक्रिया इस घटना पर आई है समीर जी। तो ये प्रतिक्रिया आई है, यानी वहाँ पर साक्षी टीवी है और उसके दफ्तरों पर, उसके स्टूडियो में वहाँ पर हमला किया गया है, इसलिए कि वहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ, कुछ खबरें वो सत्ताधारी दल को पसंद नहीं आई। और बड़ी हैरानी की बात है कि आपके खिलाफ अगर लिखा जाएगा तो आपकी सरकार है तो सरकार के जरिए, और नहीं तो फिर अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, और कहिए सीधे कहा जाए कि गुंडों और बदमाशों के जरिए उनको कुचलने की कोशिश की जाएगी। खबर इसीलिए वहाँ पर कि अगर आपके खिलाफ कोई रिपोर्टिंग होती हो। कुंभ का भी उदाहरण दिखाए, और किस तरीके से बिहार में भी ऐसी कई घटनाएं अभी पिछले दिनों में आई हैं, कैसे मीडिया वालों को जो तमाम खबरें कवर कर रहे हैं उनके साथ भी बदसलूकी की गई। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि कैसे यहाँ पर सरकार के खिलाफ अगर खबर दिखाई जा रही है तो खबर दिखाने वालों के साथ किस तरीके से पेश आया जा रहा है, ये बहुत हैरानी की बात है। लेकिन देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे पर एक जिस तरीके से अब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस कुंभ के मामले में अब घिरी हुई नजर आ रही है, अब इस पर और भी कई सवाल उठेंगे। जो लिखा हुआ है अखिलेश यादव ने कि ये तो शुरुआत है, अभी ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जिनको दबा दिया गया, लेकिन वो धीरे धीरे निकल कर आएंगी, क्योंकि अगर किसी ने अपनी जान गंवाई है उसको आप कितने दिनों तक रोक कर रखेंगे, वो तो आएगी ही, क्योंकि उनके परिजन, बहुत से लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं अपने परिजनों को। हाँ बिल्कुल, उनके परिजन अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर समीर जी आएगा सामने कि ये आगे क्या क्या होता है, किस तरह से होगा। और इधर समीर जी जो एक न्यायपालिका को नियंत्रित करने का जो मामला चल रहा है, इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और अभी ये आया कि जो एक हाईकोर्ट के जज हैं इलाहाबाद, दिल्ली हाईकोर्ट में, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट, नहीं इससे पहले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जिन्होंने शेखर यादव, जिन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला कह के जाने क्या क्या बातें कही थी, उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट की जांच बंद हो गई है, क्योंकि राज्यसभा के सचिवालय से कहा गया है कि इन पर महाभियोग चलाने का जो काम जो है वो राज्यसभा का है, तो राज्यसभा इसको करेगी, तो वो बंद हो गई है। और इधर जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके ऊपर जाँच चल रही थी, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है वो हो रहा है। कपिल सिब्बल जो देश के जाने माने अधिवक्ता और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने किरण रिजिजू जो हैं वो उनके ऊपर कुछ सवाल जो हैं वो उठाए हैं। हम सुन सकते हैं कि किरण, ये मतलब यशवंत सिन्हा क्या, हाँ, या क्या कहा है कपिल सिब्बल ने, क्या कहा है जस्टिस यशवंत वर्मा। काफ़ी चर्चा हुई, हम लोगों ने भी चर्चा की। दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे और उनके सरकारी आवास में नोटों की गड्डियाँ बोरों में भर कर मिली थी, बाद में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अब उनके खिलाफ जाँच भी हुई और उसमें और अब महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल इस पूरे मामले में। मतलब ये है कि रिजिजू साहब ने प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के साथ कि इकट्ठा होकर ये तय करना चाहिए कि इस जज को रिमूव करें, यशवंत वर्मा को रिमूव करें। रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक तो कोई इम्पीचमेंट मोशन है ही नहीं। ना 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राज्यसभा में हस्ताक्षर किए हैं, ना 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हस्ताक्षर किए हैं, तो इम्पीचमेंट मोशन तो वो सामने है नहीं। लेकिन हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि ये जो इन हाउस रिपोर्ट है, इसके आधार पे
हम जज को रिमूव कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वकीलों ने क्या उनको राय दी है, ये तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप पे हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है, क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट अ जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए, तो ये मैं समझता हूं कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये भारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। इट्स वेरी डेंजरस टू bypass the Judges Inquiry Act and start removing judges on the basis of some findings through an in-house procedure, which may be valid, may not be valid. That I don't know. But if such a procedure is followed, it will be extremely dangerous for upholding the independence of the judiciary, because it will be an indirect way of subverting the law and removing a judge on the basis of some in-house inquiry. So these are very, very serious issues which I wanted to, through you, convey to the people of this country. जो जानकारी है वो जनता को पता लगनी चाहिए कि किस तरह से जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो अपना कर्तव्य जरा। और अब एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय वहां पर विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी, उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। क्या है अमलेंदु जी उसकी पूरी जानकारी? किस तरीके से, क्या कोई प्रदर्शन कर रही थी या फिर उनको हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है? हाँ समीर जी, उनको गिरफ्तार किया गया है और वो जो कालका जी है वहाँ जो एक कैंप है, उसमें झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ तोड़फोड़ की जा रही थी सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ बुलडोजर की जा रही थी। तो वहाँ काफ़ी जो था वो मौजूद था, प्रशासनिक अमला पुलिस मौजूद थी। वहाँ आतिशी को गिरफ्तार किया गया है और आतिशी का कहना ये है कि झुग्गी वालों की, मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं, उनको हाई लगेगी। ये हम लोग देख सकते हैं, ये विजुअल्स हैं जहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही थी और उनके समर्थन में वहां गई थी आतिशी। ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है, क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आपको हाय लगेगी, झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी। इन गरीबों की हाय, ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है, क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आपको हाय लगेगी, झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी। इन गरीबों की हाय। तो ये यहाँ पर कालका जी इलाका, उनका आतिशी का क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र, और वहाँ पर दिल्ली में बहुत ये जो झुग्गी वालों का बड़ा विरोध चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, और उन्हीं की ये झुग्गियाँ उन पर तोड़ी जा रही थी, बुलडोज़र चलाया जा रहा था, उसी के विरोध में वहाँ पर पहुँची थी, उनके समर्थन में जिन लोगों की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही थी, गिरफ्तार कर लिया गया। और इसको लेकर सरकार बड़ी घिरी हुई है अमलेंदु जी। दिल्ली की सरकार अभी नई बनी है और ये कहा जा रहा है कि वो तमाम लोगों को उजाड़ने पर लगी हुई है। अपने काम की शुरुआत उसने उजाड़ने से ही कर दी। 100 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन उपलब्धि के नाम पर का जो विपक्ष का आरोप है, कहा जा रहा है कि अभी कुछ नहीं है, लेकिन उजाड़ रही है लोगों को अच्छे तरीके से। हाँ, अच्छे तरीके से उजाड़ रही है समीर जी, और बीजेपी को भी उजाड़ रही है, मतलब झुग्गी वालों को भी उजाड़ रही है। संविधान पर भी हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, प्रेस पर हमले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं। आज समीर जी कांग्रेस
कांग्रेस ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी थोड़ी देर पहले, और जीतू पटवारी और जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं हरीश चौधरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है उसको लगाने का एक मामला चल रहा है, जिस पर वहाँ कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध किया। उस पर ये जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हम अपनी टीम से कहेंगे उसको सुनवा सकते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा गया, चूँकि ये मसला काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनता जा रहा है। समीर जी, बिल्कुल, वहाँ पर एक आमने सामने वहाँ दो वर्गों में काफ़ी टकराव देखने को मिला और बाबा साहब की मूर्ति हटाने को लेकर सुनते हैं क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और बहुत सारे मुद्दों पर बीजेपी पर, सरकार पर, केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि कैसे वो संवैधानिक मूल्यों को, संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, चाहे डिप्टी स्पीकर के चुनाव न कराने का मामला हो या फिर बाबा साहब की, अंबेडकर की मूर्ति का मामला हो। सुनते हैं जीतू पटवारी को क्या कह रहे हैं। अपना न होना, उसको रोकना, ये विषय बना हुआ है। इस पर पूरी दृष्टि आदरणीय हमारे प्रभारी जी हरीश चौधरी जी डालेंगे। दिन सबसे ज़्यादा चिंतनीय था कि भोपाल में जो कैमरा को पत्रकार पूछते हैं, उन कैमरा को सड़क पर रखकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इससे और दुर्भाग्यपूर्ण और कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। पहले जो कलम की बात होती थी, वो कलम के साथ साथ आज के युग के अंदर वो कैमरा है। ऐसी स्थिति आ चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर, और वो संकेत वहाँ के प्रेस के मित्रों ने दिए। विपक्ष के नाते हम लोगों की जिम्मेवारी है कि किसी भी स्तंभ को हम लोग कमजोर नहीं होने दें। मजबूती से उस वक्त भी हम साथ में थे, आज भी हम लोग साथ में थे। हम हमारी बात मीडिया के मार्फत से भी रख रहे हैं, और आने वाले विधानसभा सत्र में हमारे नेता उमंग जी मजबूती से, इनके साथ तमाम विधायक मजबूती से, ये बात सिर्फ भिंड की नहीं, तमाम मध्य प्रदेश में जो मीडिया। तो ये वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हटाने का मामला है, उसको लेकर यहाँ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और कई सारे आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि संविधान को कैसे कमज़ोर किया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर के चुनाव का मुद्दा उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, और सरकार उस पर भी घिरी नज़र आ रही है, क्योंकि पिछला लोकसभा का कार्यकाल पूरा का पूरा समाप्त हो गया, नहीं चुनाव हुआ, और अभी भी 1 साल निकल गया है, कोई सांस नहीं उस पर ली जा रही है कि चुनाव होगा भी या नहीं होगा। और इधर बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन करवटें बदल रही है। एनडीए के भीतर ज़बरदस्त उठापटक चल रही है और एक दूसरे को चुनौती देते दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर एनडीए के घटक दल। तो खैर, इन सब पर रहेंगी निगाहें। आप देखते रहिए, बने रहिए डीबी लाइव के साथ, तमाम खबरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए और विश्लेषण के लिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।